देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये डर अब सता रहा है कि कहीं कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल पहले के जैसा ना हो जाए। दुनिया में ओमिक्रॉन या कोरोना की किसी भी तरह के वेरिएंट से निपटने का उपाय बूस्टर डोज को ही बताया जा रहा है। बूस्टर डोज मतलब वैक्सीन की एक और डोज। भारत जैसे देशों के साथ समस्या ये है कि यहां अभी पूरी आबादी को पहला डोज नहीं लग पाया है। बच्चों को वैक्सीन देने के बारे में तो हमारी कोई नीति अभी तक बन ही नहीं पाई है। अब ऐसे हालात में वैक्सीन की एक और डोज देना क्या समझदारी होगी? दुनिया के अमीर देशों ने तो बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। आज हमने आपके लिए बूस्टर डोज पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह समझ आएगा कि बूस्टर डोज की आखिर जरूरत पड़ती क्यों है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी बूस्टर डोज पर। ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। यह आशंका है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर से चरमरा सकती हैं। तो फिर सवाल यह है कि इतने खतरनाक वेरिएंट का इलाज क्या है? ओमिक्रॉन के खतरे को कम कैसे किया जाए? जानकारों के मुताबिक इन सवालों का एक जवाब हो सकता है बूस्टर डोज। लेकिन बूस्टर डोज से होगा क्या? इससे कोरोना के इस सबसे नए वेरिएंट से लड़ने में कैसे मदद मिलेगी? आपको यह समझाने के लिए हमने ओमिक्रॉन पर बूस्टर डोज के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। जैसे सवाल यह है कि क्या होती है बूस्टर डोज? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जिस डोज के लगाने से एंटीबॉडी और ज्यादा बूस्ट कर जाए यानी बढ़ जाए, उसे बूस्टर डोज कहते हैं। बूस्टर डोज की जरूरत क्यों है? दूसरे डोज के कुछ महीनों बाद ही शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज में गिरावट होती है, जिसकी वजह से बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। अभी क्यों जरूरी बताया जा रहा है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बूस्टर डोज को जरूरी बताया जा रहा है। क्या बूस्टर डोज के बाद कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? इजराइल के उदाहरण से तो बूस्टर डोज काम की साबित हो रही है। यहाँ एक स्टडी से पता चला कि बूस्टर डोज हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। क्या दुनिया में बूस्टर डोज लग रही है? हाँ, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देश बूस्टर डोज लगा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले बूस्टर डोज किसने दी? इजराइल ने सबसे पहले जुलाई में ही बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। भारत में बूस्टर डोज की क्या स्थिति है? आने वाले दिनों में बूस्टर डोज पर एक विस्तृत नीति आने वाली है। भारत में बूस्टर डोज कब लगेंगे, अभी इसकी जानकारी नहीं है। सरकार की पूरी कोशिश 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को कम से कम पहला डोज देने की है। क्या बूस्टर डोज देने से टीकाकरण अभियान पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बूस्टर डोज का असर टीकाकरण अभियान पर पड़ सकता है। क्या कोविशील्ड वाले कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ले सकते हैं? हाँ, जानकारों के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन की अदला बदली हो सकती है। दूसरे डोज के कितने समय बाद तीसरी डोज देनी चाहिए? जानकारों के मुताबिक दूसरी डोज के 6 महीनों बाद ही तीसरी डोज देनी चाहिए। क्या हर किसी को बूस्टर डोज लगाना होगा? जानकारों के मुताबिक जो एक बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बूस्टर डोज की जरूरत किसे होगी? जिनके शरीर में एंटीबॉडीज लेवल कम हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। बूस्टर डोज पहले किसे दी जानी चाहिए? जिन्हें शुरुआत में वैक्सीन दी गई थी, उन्हें सबसे पहले बूस्टर डोज दी जा सकती है। बूस्टर डोज पर WHO क्या कहता है? WHO बूस्टर डोज को स्कैंडल बता रहा है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी को अभी सिंगल डोज भी नहीं मिला है और विकसित देशों ने तीसरा डोज लेना शुरू कर दिया है। क्या किसी दूसरी बीमारी में 3 डोज की जरूरत पड़ती है? हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का कोर्स 3 शॉट का होता है। क्या हमें हर साल बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी? अभी यह साफ नहीं है कि बूस्टर डोज हर साल लगानी पड़ेगी या नहीं। दुनिया के विकसित देशों में बूस्टर डोज लग रही हैं। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी बूस्टर डोज ले ली है। ध्यान से देखिए, उनके कोट पर एक बैज लगा है जिस पर लिखा है आई हैव बूस्टेड माई इम्यूनिटी, यानी मैंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी है। यूके के अलावा अमेरिका में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। विकसित देशों का तर्क है कि कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। Look at the third dose. You increase the levels of neutralizing antibodies against all the variants. And this also has an increase in levels of memory B cells
and T cells, which strongly suggest that boosters will give you cross protection against a number of variants. Although we haven't proven it yet, there's every reason to believe that if you get vaccinated and boosted, that you would have at least some degree of cross protection, very likely against severe disease, even against the Omicron variant. पूरी दुनिया में चिली ने सबसे ज्यादा 46% लोगों को बूस्टर डोज दे दी है। इसके बाद इजराइल ने 44, उरुग्वे ने 41, यूके ने 29, जर्मनी ने 16, तुर्की ने 16, अमेरिका ने 14 और फ्रांस ने 13% लोगों को बूस्टर डोज लगा दी है। लेकिन अभी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 333 करोड़ लोगों यानी करीब 44.5% आबादी को अभी कोरोना वैक्सीन का एक भी टीका नहीं लगा है, जबकि अमीर देशों के 3.38% लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर तीसरा टीका लग चुका है। इसी बात पर WHO को ऐतराज है। With emerging evidence of some waning vaccine immunity against infection, it's clear that in future countries will need tailored booster strategies. WHO's position remains that health workers, older people, and other at-risk groups must be vaccinated first in all countries before those at low risk of serious disease and before boosters are given to already vaccinated healthy adults. लेकिन सवाल यह है कि बूस्टर डोज को लेकर भारत में राय क्या बन रही है, क्योंकि भारत में भी हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगे हुए 1 महीने के बाद साल भर हो जाएगा। क्या उनके अंदर एंटीडोज में कोई कमी नहीं हुई होगी? एंटीबॉडीज, माफ कीजिएगा, एंटीबॉडीज में कोई कमी नहीं हुई होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि सरकार ने अब तक बच्चों को वैक्सीन लगाने के बारे में भी कोई नीति तैयार नहीं की है। आज जो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI की बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना वैक्सीन के एडिशनल या बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हुई, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ खास रहा नहीं। आज एंटागी यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एंटागी ही है जो कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार को सलाह देती है कि वैक्सीनेशन किस तरह किया जाना चाहिए, 2 टीकों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, किसे पहले टीका दिया जाना चाहिए। तमाम फैसले जो हैं सरकार एंटागी के सलाह पर ही लेती है। आज इस बैठक में इस बात पर चर्चा होनी थी कि बूस्टर डोज और बच्चों को वैक्सीन कब दी जाए। इन दोनों अहम मुद्दों पर आज एंटागी की बैठक में जो जानकार हैं, हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि इस पर चर्चा हुई लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। वैसे भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की मांग हो रही है। We are now debating whether it is time to go for booster, because other countries have started giving booster doses because they find that the immunity is diminishing. So the expert group right now is considering very carefully, should the healthcare workers, the frontline workers, be re-vaccinated in the sense the booster given to them, because they are the army that will fight the battle, God forbid if it happens. So that's why there is this whole idea that maybe if we have enough vaccine, we should start the booster dose. लेकिन सरकार का पहला टारगेट कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन पूरा करने का है। भारत में 85% को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 51% को दोनों डोज लगी हैं। इसके अलावा बच्चों के वैक्सीनेशन की स्थिति भी साफ नहीं है। अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन देने को हरी झंडी नहीं दी गई है, जबकि दुनिया में 100 से ज्यादा देश बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। बच्चों को वैक्सीनेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिसेफ ने 11.5 करोड़ कोविड केसेस के विश्लेषण में यह पाया कि 16% बीमार 20 साल से नीचे वाले हुए। इसलिए ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बच्चों को वैक्सीनेट करना भी बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन फैलने की रफ्तार तीसरी लहर के खतरे को लगातार बढ़ा रही है। सिर्फ 4 दिनों में सुनिए आप, देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में लगभग 500% का
इजाफा हो चुका है और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। देश और विदेश की तमाम एजेंसियां ओमिक्रॉन के खतरे से लोगों को आगाह कर रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं है। दूसरी लहर का कहर देखने के बाद भी हर तरफ लोग तीसरी लहर को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आसपास भी यही पाएंगे। क्या यही लापरवाही तीसरी लहर की वजह बनने वाली है? इसकी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजनीति की रैली या नेताजी की सभा, मंदिर का दर या मस्जिद का दरवाजा, मॉल हो, मार्केट हो या फिर मंडी, मास्क मैंने लगाना भूल गया हूँ, अभी कुछ खा के आया हूँ। जब सब लोग लगाएंगे तो हमको भी लगाना पड़ेगा। जब जनता देख के कोई नहीं लगा रहा तो हम क्यों लगाएं? तो थोड़ा हम लोगों को सेफ लेना चाहिए, मास्क वगैरह लगाना चाहिए, बट थोड़ा हैबिचुअल अब ख़त्म हो गई है हैबिट हम लोगों की। तो लेकिन मैंने तो लगाया नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ब्रीथ की भी, तो इसलिए थोड़ा उलझन होती है। ये हाल तब है जब ओमिक्रॉन के संक्रमण में सिर्फ 4 दिन में 425% का इजाफा हुआ है। लेकिन ना तो हम दूसरी लहर के कहर को याद करने को तैयार हैं और ना ही तीसरी लहर के खतरे की परवाह है। कहीं भी नजर डालिए, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती ही मिलेंगी। ओमिक्रॉन का विस्फोट होने के बाद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। फिर चाहे राजधानी दिल्ली हो या देश के दूसरे शहर। इस वक्त दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में हूं और आप सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें देखिए। लोगों से खचाखच भरी हुई हैं। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं कोई 2 गज की दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा है, कहीं कोई सैनिटाइजेशन नहीं है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको लेकर कोई चिंतित नहीं है। लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे हैं। देश में ओमिक्रॉन के पैर फैलाने की जो रफ्तार अब तक दिख रही है वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी, क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो खतरा दूसरी लहर से भी गहरा है। ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया। अगले दिन 3 दिसंबर को संख्या 2 ही रही, लेकिन उसके अगले दिन संक्रमितों की संख्या 2 गुनी यानी 4 पहुंच गई। तीसरे दिन यानी 5 दिसंबर को देश भर में संक्रमितों की संख्या 21 पहुंच गई। इस तरह सिर्फ 100 घंटे में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या में 425% का इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन के फैलने की ये रफ्तार सरकारों को डरा रही है। देश के जाने माने डॉक्टर भी इसे लेकर परेशान हैं। We understand the Omicron is highly transmissible. It is nearly 5 to 10 times more potent in transmissibility than Delta virus. So we need to take all precautions to stop the transmission. So it is our priority concern. The government should work on the ensuring every person of this country is able to get the vaccine. ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या ही डराने वाली नहीं है, बल्कि इससे बड़ा खतरा यह है कि इसने पूरे देश में अपने पैर जमा दिए हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक से उत्तर भारत के दिल्ली पहुंचने में इसे महज 3 दिन लगे। ओमिक्रॉन देश के 5 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और संदिग्ध मरीजों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में पहुंच चुकी है। राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन के 9 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन देश को तीसरी लहर की ओर ढकेल सकता है। सिर्फ 4 से 5 दिनों में देश में हर कोई इस खतरे को समझ भी चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग न बदलने को तैयार हैं और न ही सुधरने को। मास्क मैंने लगाना भूल गया हूँ, अभी कुछ खा के आया हूँ। जस्ट तभी मैंने मास्क नहीं पहना है। कोरोना इतना फैल रहा है, नया वेरिएंट भी आ गया, डर नहीं लग रहा है? अरे मैं तो कुछ खा के आया हूँ ना, ये देखो यहाँ से खा के आया हूँ। जस्ट डर नहीं लग रहा है? मतलब डर नहीं लग रहा है हमको। अब लड़ना तो हमें ही है ना, कैसे ना कैसे लड़ेंगे हम। इम्यूनिटी है लड़ने की, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है हमारी, डोज लगा रखी है हमने दोनों। लापरवाही की ये इंतहा तब है जब देश के जाने माने एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ तो तीसरी लहर सिर्फ 1 से 2 महीने ही दूर है, क्योंकि ओमिक्रॉन के चेन रिएक्शन को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर
जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी खतरा सामने है और साफ नजर आ रहा है। इसके बावजूद इस खतरे से बचने का उपाय करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये दो तस्वीर इस बात का सबूत है कि हम किस तरह से ओमिक्रॉन की लहर को निमंत्रण दे रहे हैं। पहली तस्वीर सियासी रैली की है जिसमें इक्का दुक्का चेहरों को छोड़कर किसी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तस्वीर बाजारों की है। यहाँ भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। कोरोना को लेकर लोगों की इसी लापरवाही का नतीजा ये है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही देश में सिर्फ 100 घंटे पहले आया हो, लेकिन ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या के मामले में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। इस वक्त दुनिया में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में हैं, जहां इनकी संख्या 228 है। इसके बाद ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 107 पहुंच चुकी है, फिर घाना में 33, अमेरिका में 27 और बोत्सवाना में 23 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि भारत में भी 23 मरीजों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है, इसलिए अभी इस पर जांच की जा रही है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंस में जरा भी लापरवाही घातक हो सकती है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही रिपोर्ट ये बताती है कि कोरोना फिर से सर उठा रहा है। हालांकि इसकी वजह ओमिक्रॉन है या नहीं, इसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के बाद ही हो सकती है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में कोरोना के मामलों से सनसनी मची हुई है, क्योंकि यहां पिछले 5 दिनों में 200 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ये सभी केस बेस स्टेशन कटरा में पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच और तेजी से बढ़ा दी है। अब श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। देश भर से जो श्रद्धालु कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें से करीब 200 श्रद्धालुओं को पिछले 5 दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद यहां पर न केवल पुलिस, न केवल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग है जम्मू कश्मीर का, उसने भी कमर कस ली और जो श्रद्धालु डबल डोज अपना लगवा चुके हैं उन्हें भी यहां से जाने की इजाजत है, और जो श्रद्धालु बगैर डबल डोज के या बगैर RT-PCR टेस्ट के यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी टेस्टिंग यहाँ की जा रही है। वैक्सीनेटेड थे पहले से? हाँ, दोनों वैक्सीन, जी दोनों। तो यात्री भी यहाँ कहीं ना कहीं जो हैं उन्हें पता है कि किस तरह के प्रोटोकॉल है। और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी सभी श्रद्धालुओं से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है और प्रशासन भी सख्ती से नियम लागू कर रहा है। वैष्णो देवी भक्तों के साथ साथ देश के कई हिस्सों में एक ही जगह पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की रिपोर्ट आ रही है। हालांकि इनके ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खतरा बना हुआ है। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से बहुत सी अफवाहें भी फैल रही हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। इन सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। हम आपको उन तमाम सवालों के जवाब बताते हैं। पहला तो ये कि क्या टीका ओमिक्रॉन पर प्रभावी होगा? ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं है कि टीके काम नहीं करेंगे। हालांकि म्यूटेशन की वजह से टीके के कम प्रभावी होने की बात सामने आई है। टीका लगवाना कितना फायदेमंद है? जो लोग टीका ले चुके हैं वो ज्यादा सुरक्षित है। जिसने टीका नहीं लगवाया है या डोज बाकी है वो अपनी डोज जरूर ले ले। क्या तीसरी लहर आने वाली है? सवाल ये भी सबके जहन में है। इसका जवाब है भारत में चूंकि डेल्टा वेरिएंट काफी फैला था और टीकाकरण भी तेजी से हुआ, इसीलिए अनुमान यह है कि बीमारी कमजोर बनी रह सकती है, लेकिन और साक्ष्य अभी आने बाकी है। सवाल ये भी मन में कि क्या मौजूदा जांच ओमिक्रॉन को पकड़ सकेगी? इसका जवाब ये है कि मौजूदा जांच संक्रमण की पुष्टि करती है, लेकिन ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ जाती है। फिर सवाल आता है कि बचाव के लिए अब करना क्या है? मास्क जरूर लगाना है। टीका या टीके की एक डोज अगर बाकी है तो ले लेनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी करना है। जिस भी आप कमरे में हो उसे हवादार बना दीजिए। समय समय पर जारी हो रही सरकार की गाइडलाइंस पर नजर बनाए रखिए। लापरवाही नहीं हटनी चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।